हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैलेरिना मूवी की स्टोरी के बारे में। ये एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ली च्युन ह्युन ने, और इसमें लीड में है जॉन जोंग सियो, किम जी हुन और पार्क यू रिम जैसे स्टार्स। इसकी स्टोरी एक ऐसे एक्स बॉडीगार्ड पर फोकस करती है जो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट नहीं कर पाने के गिल्ट में जी रही है। वो अपने दोस्त की आखिरी विश पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक स्टोर देखते हैं जिसके कैश काउंटर पर एक लड़का बैठा है। तभी इस स्टोर में कुछ गुंडे आ जाते हैं और इस स्टोर का सामान चुराने लगते हैं। वो इस लड़के से पैसों के बारे में भी पूछते हैं। वो लड़का इन्हें रोकता है तो ये गुंडे उसे मारते हैं और सारा पैसा देने को कहते हैं। लड़का काफी डर जाता है और अपने काउंटर में रखे सारे पैसे उन गुंडों को दे देता है। तभी एक गुंडा उस लड़के को पूछता है कि तुम्हारे पीछे रखी उस तिजोरी में क्या है। वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर नया हूँ और पार्ट टाइम काम करता हूँ। लड़का काफी डरा हुआ है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है ओकजू। ओकजू अपने खरीदे हुए सामान के पैसे उस लड़के को देती है और चेंज मांगती है। वो लड़का कहता है कि चेंज तो नहीं है मेरे पास। तभी ओकजू काउंटर में देखती है, फिर वो उन गुंडों के बैग में देखती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये देखकर इन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और ओकजू पर हमला कर देते हैं। इन गुंडों को लगता है कि ये कोई साधारण लड़की होगी, लेकिन ओकजू एक वेल ट्रेंड फाइटर होती है जो इन सभी गुंडों को मार मार कर एक अच्छा सबक सिखाती है। ओकजू को फाइटिंग करते हुए काउंटर वाला लड़का देख लेता है और वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ओकजू दिखने में एक नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन उसने बड़े ही आराम से सभी लोगों को ढेर कर दिया था। इसके बाद हम मिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों के सामने बैलेट डांस कर रही है, लेकिन मिन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है और डांस करते वक्त वो सभी के सामने गिर जाती है। दूसरी तरफ ओकजू अपने घर में खाना खा रही होती है। तभी उसे मिन का कॉल आता है। मिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे घर पर आ जाओ। इसके बाद ओकजू मिन से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं मिलता। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। ओकजू पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे मिन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे मिन का लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरा बदला ले सकती हो। उस लेटर को पढ़ते ही ओकजू बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसे मिन तो मिल जाती है, लेकिन मरी हुई हालत में। मिन ने सुसाइड कर लिया था। मिन को ऐसे हालत में देखकर ओकजू को गुस्सा आता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बुरा भी लग रहा था। वो पूरी तरीके से टूट गई थी क्योंकि मिन उसकी एकलौती दोस्त थी और ओकजू को मिन के साथ रहना काफी पसंद था। तभी ओकजू को मिन के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आती है। कैसे ओकजू मिन से पहली बार मिली थी, कैसे वो अपने लिए एक केक ले रही थी। मिन कहती है कि मैं शॉप बंद कर रही हूँ, तो जल्दी बताओ कि किसका बर्थडे है। ओकजू कहती है कि मेरा ही बर्थडे है। तभी मिन उसे बर्थडे विश करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गई, हम एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद मिन और ओकजू बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में मिन उससे पूछते हैं कि आजकल तुम क्या कर रही हो। तभी ओकजू उसे बताती है कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, मैं अमीर लोगों से पैसे लेके उनके सिक्योरिटी का काम करती हूँ। ये जानकर मिन थोड़ी हैरान भी होती है और खुश भी। इसके बाद मिन अपने बारे में बताती है कि मैं एक बैलेरिना हूँ और मुझे डांस करना काफी पसंद है। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ओकजू को लेटर में एक शेफ को थैंक लिखा हुआ दिखता है। तभी ओकजू शेफ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उसे उस शेफ के बारे में कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद ओकजू मिन और उसकी फोटो को देखती है और मिन के साथ बिताए हसीन पलों को याद करती है, क्योंकि उसके लाइफ में मिन ही एक ऐसी साथी थी जिसके साथ उसे अच्छा लगता था। तभी ओकजू को एक कॉल आता है। जब वो उसे उठाती है तो कॉल पर एक चोय नाम का आदमी बात करता है। कॉल पर चोय कहता है कि कल तुम मुझे ब्रिज पर मिलना, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही ओकजू चुपचाप चोय का पता लगाने की कोशिश करती है। वो उस ब्रिज पर पहुंच जाती है जिसके बारे में चोय ने कॉल पर कहा था। वहां जाने के बाद वो देखती है कि चोय कुछ लोगों को ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। ओकजू अपने आसपास सभी को देखती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इनमें से असली चोय कौन है। तभी चोय ओकजू को कॉल करता है, जिसे वो रिसीव नहीं करती, लेकिन यहाँ उसे पता चल जाता है कि चोय दिखने में कैसा दिखता है। ओकजू के कॉल रिसीव ना करने के बाद चोय अपने लैम्बोर्गिनी लेके अपने मेंशन में जाता है।
उसका पीछा ओगजू भी करती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि चोई कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो भी एक ट्रेंड फाइटर है सेम ओगजू की तरह। अगले दिन चोई अपनी डेली एक्सरसाइज करने के बाद अपने काम करने के लिए बाहर जाता है और ओगजू इसी पल का इंतजार कर रही थी। चोई के बाहर जाते ही ओगजू उसके घर के अंदर जाती है और उसके घर की छानबीन करने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि चोई के पास बहुत सारे सेक्स टॉयज है। उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें वो अपने वीडियोज में यूज करता था। तभी ओगजू को बहुत सारे पेन ड्राइव मिलते हैं जिन पर बहुत सारी लड़कियों का नाम लिखा हुआ था और उन्हीं पेन ड्राइव में से एक पर बेलेरिना लिखा होता है, यानी कि मिन की पेन ड्राइव। इसके बाद वो मिन की पेन ड्राइव को देखती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि चोई ने मिन का रेप किया है, जिसके चलते मिन अपने डांस परफॉर्मेंस के दिन घबराई हुई थी और परेशान थी। मिन अपने साथ हुए रेप की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और उसे दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से वो अपने परफॉर्मेंस के दौरान गिर गई और उसने सुसाइड कर लिया। मिन का वीडियो देखने के बाद ओगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए मैं चोई को मार के ही रहूंगी, ताकि वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ चोई हेवंस क्लब में जाने का डिसाइड करता है, जहां पर वो कुछ लड़कियों को अपने प्यार में गिराना चाहता था ताकि वो उनका एमएमएस बना सके, जैसा कि उसने मिन के साथ किया था। ये बात ओगजू को भी पता चल जाती है और वो भी हेवंस क्लब में पहुंच जाती है। ओगजू क्लब में जाने के बाद चोई को देख लेती है और उसे हिंट्स देने लगती है। चोई भी ओगजू को देख लेता है और वो उसे अप्रोच करता है, उसे पटाने की कोशिश करता है। ओगजू भी ऐसा दिखाती है कि वो उससे इम्प्रेस हो गई है। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स पीने जाते हैं और इन दोनों में बातें थोड़ी आगे बढ़ती है। चोई ओगजू को अपनी गाड़ी में लेके एक होटल में लेके जाता है और वहाँ पर वो एक रूम लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि इस होटल का पूरा स्टाफ चोई से मिला हुआ है। अब रूम में जाने के बाद चोई ओगजू के साथ ड्रिंक्स पीता है, लेकिन उसने ओगजू के ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा डाल दी थी। कुछ देर बाद ओगजू बेहोश हो जाती है और चोई अपना काम करना चालू कर देता है। वो वीडियो रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देता है, वो ओगजू के कपड़े धीरे धीरे खोलने लगता है, लेकिन ओगजू को पहले से सब कुछ पता था, इसलिए उसने वो ड्रिंक्स नहीं पी थी। वो तो बस बेहोशी का नाटक कर रही थी। इसके बाद ओगजू चोई पर हमला कर देती है और दोनों के बीच एक मजेदार फाइट होती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है क्योंकि चोई भी एक ट्रेंड फाइटर था। इसी फाइट में ओगजू चोई के गाल में एक चाकू घुसा देती है और उसके गाल को काट देती है। चोई जोर से चिल्लाने लगता है, तभी उसका एक साथी यहाँ पर आ जाता है और ओगजू पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ओगजू उससे बचते हुए यहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चोई का एक और साथी चेंशो लेके आता है। वो आदमी उस चेंशो से ओगजू पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी केट नाम की एक लड़की अपने रूम का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से उस आदमी का पैर उसके चेंसो से कट जाता है। इसके बाद केट और ओगजू चोई की लैम्बोर्गिनी लेके वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और चोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है, जहां पर उसके पूरे चेहरे को पट्टी से ढक रखा था। यहाँ पर चोई से मिलने उसका बॉस सॉन्ग आता है। चोई का बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपना ये लड़कियों वाला शौक बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी और उसका नतीजा आज तुम भुगत रहे हो। लेकिन जिस भी लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो कोई आम लड़की नहीं हो सकती। फिर भी तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी इस लौंडियाबाजी से मेरे ड्रग्स की बिजनेस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में डाल दो, समझे? वैसे जिस भी लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसे देखकर मेरे बाकी के आदमी भी उस लड़की से डर रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए तुम सबसे पहले जाकर उस लड़की को मारो। इस पर चोई कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सेम ऐसा ही करूंगा। दूसरी तरफ ओगजू और केट एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पर केट ओगजू को बताती है कि ये लोग बहुत सारी लड़कियों को उस होटल में लेके जाते हैं और उनका रेप करते हैं और उनका एमएमएस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जिस वजह से वो लड़कियां उनके ड्रग्स के धंधे में उनका साथ देती है। कुछ लड़कियां ऐसा करती है तो कुछ सुसाइड कर लेती है, बट मैं इन जैसे आदमियों को हमेशा से मारना चाहती हूँ। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हारे जैसी लड़की आएगी जो इन आदमियों का मुकाबला करेगी, और देखो आज मुझे वो लड़की मिल गई है। इस पर ओगजू कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद ओगजू अपने ट्रेनर के पास जाती है जिसका नाम है श्यामा। श्यामा उसे कहती है कि देखो तुम मेरी आज तक की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो और मुझे लगता है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। तभी ओगजू श्यामा को सारी बातें बता देती है कि कैसे कुछ लोगों ने उसके सबसे अजीज दोस्त को मार दिया।
और पता नहीं उन लोगों ने इससे पहले कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, इसलिए मुझे उन्हें रोकना ही होगा और इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे कुछ हथियारों की जरूरत है। सभी बातें सुनने के बाद श्यामा मान जाती है और ओकजू को हथियार देने का प्रॉमिस करती है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग कपल ओकजू को हथियार देने के लिए आते हैं। ओकजू को वो हथियार ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो उन्हें ले लेती है। तभी वो बुढ़ी औरत ओकजू को पूछती है कि आखिर तुम्हें हथियार क्यों चाहिए। इस पर ओकजू कहती है कि मुझे शिकार करना है। ये सुनकर वो बुढ़ी औरत खुश हो जाती है और उन्हें एक जबरदस्त हथियार दिखाती है जिससे बहुत दूर तक आग फेंकी जा सकती है। यह हथियार ओकजू को बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो घर पर इन हथियारों को तैयार करती है ताकि सही समय पर यह हथियार बंद ना पड़े। यहाँ पर केट कहती है कि तुम मुझे भी इन हथियार को चलाना सिखा दो ताकि सही समय पर मैं भी इन्हें यूज कर सकूं। इस पर ओकजू कुछ नहीं कहती। इसके बाद केट कहती है कि हमारे पास अब सब कुछ है और यही सही समय है, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन ओकजू कहते हैं कि पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया था और हम नाकामयाब रहे। इस बार वो लोग बहुत तैयारी के साथ होंगे, इसलिए ये सही वक्त नहीं है। इसके बाद ओकजू एक स्टोर में जाती है जहाँ पर वो कुछ सामान लेती है, लेकिन एक सामान देखकर उसे मिन की याद आती है। ओकजू यहाँ पर मिन को बहुत ज़्यादा मिस करती है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मिन उसकी एक लौती दोस्त थी। इसके बाद वो घर पर जाती है जहाँ पर वो केट को कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मिंट चॉकलेट केक लेके आई हूँ। लेकिन यहाँ पर केट नहीं थी। यहाँ पर चोई एक आदमी के साथ ओकजू का इंतजार कर रहा था और जैसे ही ओकजू अंदर आती है चोई और वो आदमी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अंधेरे में ओकजू इनसे बचती बचाती खिड़की से कूद जाती है। इसके बाद चोई अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने उस लड़की को मार दिया है। इस पर बॉस कहता है कि ओ, तुमने उसे मार दिया, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस लड़की को मेरे पास लाओगे और मेरे सामने उसे मारोगे। खैर ठीक है, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, लेकिन सुनो, अब आगे से तुम मेरे ड्रग्स के धंधे को नहीं संभालोगे क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार कहा था कि तुम अपनी ये लौंडियाबाजी छोड़ दो। तुमने मेरी एक नहीं मानी, इसलिए अब तुम मेरा काम नहीं करोगे। इतना कहकर सोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो केट को देखकर कहता है कि इसने मर्डर होते हुए देखा होगा, इसलिए अब इसे भी मार दो। इसके बाद चोई केट को बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम सभी लड़कियों में से स्पेशल थी मेरे लिए और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद छोड़ने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि ओकजू कहाँ पर गई है। अगर तुम मुझे ये बात बता दोगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे जान से मार दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। चोई के बहुत ज़्यादा टॉर्चर के बावजूद भी केट अपना मुंह नहीं खोलती, जिस वजह से चोई उसे और भी टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ हम चोई के दोस्तों को देखते हैं जो उस होटल में थे जहाँ पर ओकजू ने चोई को मारा था। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की बेल बजती है, जिसे सुनने के बाद एक आदमी देखने जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। इसीलिए दूसरा आदमी होटल की कैमराज को चेक करता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया। वो आदमी अपने कटे हुए पैर को लेकर बाहर जाकर चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि वो ओकजू ही है जिसने उसके साथियों को मार दिया है। अब ओकजू उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे पूछते है कि बताओ चोई कहाँ पर है। वो आदमी सब कुछ बता देता है। इसके बाद में ओकजू उसे जान से मार देती है। इसके बाद ओकजू को मिन की याद आती है। मिन ने उसे जूते गिफ्ट किए थे और कहा था कि मैं रशिया जा रही हूँ अपने डांस के परफॉर्मेंस के लिए। ओकजू उन जूतों को पहन लेती है और चली जाती है चोई को मारने के लिए। इसके बाद ओकजू चोई को मारने के लिए उसके ठिकाने चली जाती है, जहाँ पर कुछ गुंडे ओकजू के साथ लिफ्ट में थे। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है हम देखते हैं कि ओकजू ने उन सभी गुंडों को मार दिया है। फिर ओकजू आगे बढ़ती है जहाँ पर उसे सोंग के आदमी दिखते हैं जो ड्रग्स की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर ओकजू सोंग को कहते हैं कि मैं एक लड़की की तलाश में हूँ, इसलिए मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ पर है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो दोगे। तभी सोंग कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने चोई की इतनी बुरी हालत की थी। अच्छी बात है, यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन ओकजू उसकी एक नहीं सुनती और उसे हेडशॉट मार देती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरों को मारने जाती है उसकी बंदूक बंद हो जाती है। ये देखकर सभी लोग ओकजू को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ओकजू अपने फाइटिंग स्किल से सभी को एक एक करके मारने लगती है। बहुत सारे आदमी उसे मारने के लिए उस पर हमला करते हैं और ये सीन देखने में काफी बढ़िया लगता है।
आपको जॉन विक की याद आ जाएगी। यहाँ पर कुछ लोगों को वो बड़ी बेरहमी से मारती है। अब सभी को मारने के बाद ओकजू चोई के ठिकाने चली जाती है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी में केट बड़ी बुरी हालत में पड़ी है। अब ओकजू उस आदमी को देख लेती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, यहाँ पर चोई आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इस वजह से ओकजू बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि भाई अच्छा हुआ तू आ गया, वरना ये तो मुझे मार ही देती। खैर ठीक है, तू मुझे इसे मारने के 100 मिलियन देने वाला है ना, अब तू देख मैं इसे कैसे मारता हूँ। लेकिन जैसे ही वो आदमी ओकजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, चोई उसे गोली मार देता है और कहता है 100 मिलियन क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग मर गए हैं। लेकिन चोई भूल जाता है कि केट भी जिंदा है। चोई जैसे ही ओकजू को मारने जाता है, केट उस पर गोली चला देती है और इसका फायदा उठाकर ओकजू भी चोई पर गोली चला देती है। अब ओकजू चोई को मिन के फेवरेट बीच पर लेके जाती है उसे जान से मारने के लिए। यहाँ पर चोई कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पर ओकजू कहती है कि मैं बैलेरिना हूँ। ये सुन के चोई कहता है कि ओह वो बैलेरिना, अच्छा तुम उसके लिए मुझे मार रही हो। ओकजू कहते हैं कि हाँ, और आज के बाद तू किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब ओकजू अपने फायर वाले हथियार से चोई को जला देती है। इसके बाद ओकजू चोई के घर पर जाती है, जहाँ पर उसे चोई के ऊपर के गुंडों के बारे में पता चलता है। ये देखकर ओकजू उन्हें भी मारने के लिए निकल पड़ती है और इसी जर्नी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बैलेरिना मूवी। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई हो। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ वो बैलेरिना।